ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिनिमम डायरेक्ट लिमिट, क्या कंपनी कितना प्रीमियम उठा सकती है, इसकी कोई लिमिट है? लिमिटेड लाइबिलिटी कुछ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त भी होंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कराया था। उसकी मैंने 4 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए थे आपको, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया था। उसके अंदर मैंने, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। उसके अंदर मैंने जो कराया था, सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, जिसको हम केस स्टडी भी बोलते हैं। उसके बाद में जितने भी पीवाईक्यू थे फंडामेंटल से रिलेटेड, वो मैंने सारे कराए थे। उसके बाद में मैंने आपको मैचिंग के क्वेश्चन कराए थे, असर्शन रीजन के कराए थे, और जो हॉट क्वेश्चन होते हैं मैंने वो भी कराए थे। मतलब मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। अगर मेरे वो सारे लेक्चर आपने देख लिए तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत अच्छे से उसको मैंने कराया, और जितना मैंने कराया है वो उतना अगर आपने कर लिया तो कम से कम आपका 50% पार्टनरशिप कवर अप हो गया। क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर ज्यादा दम नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन यही सही बनते थे, इसलिए इस पे मैंने इतना टाइम लगाया था। और इसके बाद मैंने सोचा, बच्चों ने कुछ रिक्वेस्ट की थी कि सर आप इसके बाद शेयर कैपिटल कराना, तो इसके बाद अब मैं आपको कराऊंगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो कराऊंगा, जिसको हम इश्यू ऑफ शेयर भी बोलते हैं, ये वाला चैप्टर भी अपना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा ये अपनी सेकंड बुक कहलाती है, जिसमें बोला जाता है अकाउंटिंग, कंपनीज अकाउंटिंग बोल दो, जो भी मतलब कंपनी अकाउंट्स में बोलते हैं। तो वो वाली हमारी सेकंड बुक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी फंडामेंटल वाली थी, ऐसे ही अपनी ये बुक है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर जो मैं आज लेके आया हूं, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कवर अप कराऊंगा। पहले आपको, जैसे उस चैप्टर में मैंने कराया था, सबसे पहले मैंने थ्योरी कवर अप कराई थी, थ्योरी अभी भी कवर अप कराऊंगा। और थ्योरी कवर अप करने के बाद में फिर मैं आपको सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं ढेर सारे आपको क्या कराने वाला हूं, वही फिर कराऊंगा। मतलब बेस क्वेश्चन, केस स्टडी, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी कराऊंगा, मैचिंग वाले भी कराऊंगा, असर्शन रीजन भी कराऊंगा, और जितने पीवाईक्यू थे वो भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो ये चैप्टर भी मैं बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से कराने वाला हूं। इसकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी है पेपर के अंदर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने वो लेक्चर सारे देख लिए होंगे, और आपको जो कंपनी अकाउंट्स है, या फिर यूं कहूं शेयर कैपिटल है, या इश्यू फॉर शेयर है, इश्यू शेयर जिसको बोलते हैं, तो ये वाला चैप्टर भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चैप्टर, मेरी सारी वीडियोस अगर आपने देख ली तो मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अंदर सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे के सारे मैं कवर अप करूंगा। और दूसरी बात, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें, उसको ट्रांसफर कैसे करते हो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कैसे करते हो, उसके जो शॉर्ट ट्रिक से होते हैं एमसीक्यू, मैं वो भी कराऊंगा। अमाउंट फॉरफिटेड वाला, मतलब सारा है इसके अंदर। मैंने काफी मतलब वही वाले पॉइंट उठाए हैं जो सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन सीयूटी को ध्यान में रखते हुए हर चीज मैंने उठाई है। तो आप जरूर पूरा कुछ मतलब कि देखना, और उससे आपको क्या आएगा, पूरा समझ आएगा, और आप अपनी सीयूटी में अच्छे से क्या करोगे, मार्क्स स्कोर करोगे। और चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बाकी बातचीत तो अपनी चलती रहेंगी, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम तक के लिए जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, तो बातें अपनी बनती रहेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है वो देख लो। इसमें आपको दिख गया होगा शेयर कैपिटल, ठीक है, ये है। अच्छा, ये मैं आपको चाहूंगा, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए मैं बाद में कराना चाहूंगा। ये जो भी लिखा है, मैंने काफी पेजेस लेके आया हूं, तो मैंने कुछ सीक्वेंस बनाई है कि इसके बाद बच्चों को ये बताना है, इसके बाद ये बताना है, इस तरीके से कुछ किया है मैंने। तो मैं उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने सीक्वेंस बनाई है उसी के अकॉर्डिंग मैं करा लेता हूं। मैंने सीक्वेंस बनाई है यहां से,
इसकी सीक्वेंस यहां से है, वो ज्यादा सही रहेगा। वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि उसके अंदर हम वो जो दिखाया था जिसमें डायग्राम बना हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट था, उसमें पेपर में आना ही आना है। तो सबसे पहले देखो क्या है अपना, क्या लिखा है देखो मैंने, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है। अब इसके अंदर मैंने जैसे बताया था, इसको कंपनी अकाउंट्स भी बोला जाता है। मतलब अब जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? कंपनी की कर रहे हैं। इससे पहले किसकी की थी? सोल प्रोप्राइटर क्या था, फिर पार्टनरशिप की थी, अब कंपनी करनी है, कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। अच्छा, ये चीजें क्या थी, सोल प्रोप्राइटर, ये वो सब उन चैप्टरों में किया था। आज के बाद में बारे में किसकी बात करते हैं? कंपनी। अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो कंपनी अकाउंट आया है या कंपनी बनी है, वो क्यों बनी है? वो बनी है जो लिमिटेशन थी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की लिमिटेशन के कारण कंपनी की जरूरत पड़ी। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन थी, उसकी वजह से हमें पार्टनरशिप की नीड पड़ी थी, और पार्टनरशिप की कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से हमें किसकी नीड पड़ी है? कंपनी अकाउंट की जरूरत पड़ी है या फिर कंपनीज की जरूरत पड़ी है। ओके, तो कंपनी में सबसे पहले क्या आता है भाई? डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन मैं 2 लिख के लेके आया हूं, दोनों ठीक है, अच्छी हैं। पहली डेफिनेशन जो है उसके अंदर उसके फीचर्स भी छिपे हुए हैं। फीचर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो फीचर्स को भी मतलब मैं बताऊंगा। सारी बातें चलो एक एक करके करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की, अच्छे से। लेकिन क्या है, वीडियो लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए कुछ चीजों को मतलब जो होगा, पॉइंट्स होंगे, वो मैं उसको बताऊंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको तो बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, जो लगेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए थोड़ा कम मतलब एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे। ना तो फिर तुम्हें पता ही है कंपनी अकाउंट्स अपना कितना बड़ा है, उसमें दिक्कत आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भाई, अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या लिखा हुआ है? A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal। ये इसकी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हमें थोड़ा माइंड में रख लेना है, हो सकता है आ जाए। और ये जो डेफिनेशन दी है वो प्रोफेसर हैनी ने दी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा इसका नाम याद रखना। हो सकता है ये वाली वीडियो मेरी कोई वो स्टूडेंट देखे जो पीजीटी कॉमर्स की तैयारी करता हो, पीजीटी कॉमर्स की कर रहा हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां कर रहा हो, वो देखे। इसीलिए मैंने ये चीजें लिखी हैं, वो उनके लिए। सीयूटी के लिए क्या क्या काम का है वो मैं बताता जाऊंगा। तो आपको जो प्रोफेसर हैनी है इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो इसके अंदर क्या था, जो कंपनी है वो क्या है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जो कंपनी है वो चेक करो, इज एन आर्टिफिशियल। चलो इसका कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ, अब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। देखो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग समझाऊं ज्यादा सही रहेगा। तो देखो यहां से जो लिखा हुआ है ना, ये या तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी बोल दो या फीचर ऑफ कंपनी बोल दो। यहां से ये उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन क्या है? तो इनकॉर्पोरेशन समझ रहे हो? इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है? उसको बनाना, ठीक है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना, ये इनकॉर्पोरेशन बोलेंगे। कोई बात नहीं। तो देखो क्या होता है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब क्या प्रोसेस होता है? तो इसका एक कंपनी एक्ट बना हुआ है ना, उस कंपनी एक्ट में इसका पूरा प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, मतलब जो जो काम का होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको ज्यादा अच्छे से हम समझेंगे, बाकियों को चलो एक बार को ऐसे ही मतलब वो कर लेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बता दूं। देखो जब हमने पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ी थी, तो पार्टनरशिप में क्या था, वहां पर जो पार्टनर थे और बिजनेस था, मतलब देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी था। चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे हमारी क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, दोनों में क्या था? नो सेपरेट लीगल एंटिटी था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा, सेपरेट का मतलब क्या है? सेपरेट का मतलब है कंपनी और कंपनी के जो ओनर्स हैं, जिसको शेयर होल्डर कहेंगे हम, इक्विटी शेयर होल्डर, पता है ना, अभी बताऊंगा। तो उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं
वो जो होते हैं और कंपनी होती है, मतलब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर यही क्या था, कंपनी जो बिजनेस था और पार्टनर थे दोनों क्या थे, सेपरेट नहीं थे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता था, दोनों अलग अलग होते थे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है मतलब इसमें यही लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर ले क्या लिखा हुआ है, सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। अच्छा एक बात और बता दूं, यहां पर आया आर्टिफिशियल पर्सन, देखो वो अगला ही पॉइंट है, आर्टिफिशियल पर्सन अगला ही पॉइंट है, इसलिए वो मैं बता रहा था, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है ये क्या होता है, देखो जब हमने मतलब जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी 11th में भी, तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो बिजनेस होता है और बिजनेस का ओनर होता है दोनों सेपरेट पर्सन्स होते हैं। तो यार बिजनेस जो होता है वो तो एक तरीके की बिल्डिंग है, बिल्डिंग में तो बिजनेस कर रहे हो, उसको हम पर्सन नाम दे रहे हैं। तो पर्सन मतलब कैसा, पर्सन तो एक तरीके से क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा, नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। तो हम जो तुम और आप हम सब हैं, ये क्या है, नेचुरल पर्सन है। इसके अलावा भी मतलब कुछ मान लिए जाते हैं, हाँ ये पर्सन है, लेकिन पर्सन होता नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं, मतलब जो हमने देखा नहीं उसको मान लिया ये होता है, उस तरीके को हम क्या कहेंगे भाई, आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। बात खत्म, इतनी सी है इसके अंदर, आर्टिफिशियल पर्सन। अब मैं इसका एग्जांपल जैसे दूं, जैसे सपोज करो हमने मान रखा है भूत होते हैं, ये मान रखा है ना भूत होते हैं, लेकिन भाई सच्ची में भूत किसी ने देखा है आज तक, नहीं देखा है। तो जो भूत हमने जो मान रखे हैं वो भाई आर्टिफिशियल ही पर्सन है, उसकी ना आज तक तुमने सेफ देखी है ना कुछ किया है, तो वो आर्टिफिशियल तो है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ते हैं, भूत की कहानी को छोड़ते हैं। तो आर्टिफिशियल देखो जरा क्या है, इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बस इतना से लिखा। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि वो पर्सन था नहीं, उसको बनाया गया है। जैसे कंपनी जो है वो अपने आप में पर्सन नहीं, उसको लॉ ने क्या किया है, बनाया है, बस इतना सा पॉइंट है ये। इसके बाद जरा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो परपेचुअल सक्सेशन। ये जो है ये वाला पॉइंट भाई अपना इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ढंग से देख लेते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, हाँ, और इन्होंने मतलब जो यहां पर लिखा है मैंने वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस लिखा है। अब ये जो मैं वर्ड बोल रहा था परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये क्या होता है, इसकी बात जरा ध्यान से बात सुनना। वैसे तो लिखा हुआ है, बाद में पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता दूं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है भाई लंबे समय तक चलते रहना, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर थी, अगर उसका ऑनर चल बसा, बिजनेस चल बसा। चल बसने का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे ही पार्टनरशिप थी, अगर सपोज करो 4 पार्टनर थे और चारों के चारों प्लेन में जा रहे थे और आतंकवादियों ने उसको हाईजैक कर लिया और हाईजैक करके प्लेन को ही उड़ा दिया, चारों पार्टनर फिनिश्ड, मर गए। मरने के बाद में क्या हुआ, पार्टनरशिप खत्म, कुछ नहीं। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो अलग हैं और बिजनेस जो कंपनी है वो दोनों क्या है, अलग हैं। मतलब बिजनेस है उसका अलग है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं या इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो बैंकक्रप्ट हो जाए, चाहे भाई वो पागल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, रीजन है उसका सीधा सीधा शेयर। शेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आज उस कंपनी के शेयर मेरे पास है तो मैं क्या हूं, उसका ऑनर हूं। अब मान लो जो मेरे पास शेयर थे वो मैंने किसी दूसरे को बेच दिए, दूसरे को बेच दिया, तो अब कंपनी का ऑनर मैं नहीं रहा, जिसके पास शेयर है वो उसका ऑनर हो गया। अब जिसके पास शेयर है उसने फिर नेक्स्ट किसी को बेच दिए, जब तक उसके पास शेयर थे तब तक वो ऑनर था कंपनी का, अब उसने शेयर बेच दिए, अब दूसरे ऑनर बन गया। अब जिसने बेचे वो चाहे मरे जिए, कंपनी पे क्या असर पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बस इस पॉइंट का ये मतलब है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो जरा क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। अ कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी और बैंकक्रप्सी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर को क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, और लिखा है लाइफ ऑफ ए कंपनी कम्स टू एंड
ओनली बाई वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा कि कंपनी के ओनर चाहे मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या कंपनी कभी बंद नहीं होगी? हाँ, कंपनी भी बंद हो सकती है, लेकिन जैसे लॉ के प्रोसेस से वो बनी थी उसी के लॉ के प्रोसेस से जब वो बंद हो, मतलब वाइंडिंग अप हो, तभी कंपनी का एंड होगा, पैसे एंड नहीं होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्या है लिमिटेड लायबिलिटी? तो देखो हमने जब पढ़ा था पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के अंदर क्या पढ़ा था? अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ी थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, ये सबसे बड़ी उसकी क्या थी? लिमिटेशन थी पार्टनरशिप की। अनलिमिटेड लायबिलिटी थी मतलब नुकसान हो गया तो क्या होते थे? बीबी के गहने भी बिक जाते थे बेचारे के। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो क्या किया? कंपनी खोली, और कंपनी में क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी है। अब लिमिटेड लायबिलिटी होती कितनी है? तो देखो लिमिटेड उतना ही है। एक एग्जांपल से बताऊं, वैसे ये पॉइंट मैंने आगे कवर कर लिया है, लेकिन अभी बता दे रहा हूं यार, अभी बताना सही नहीं रहेगा, मैं आगे ही बताऊंगा। बस अभी इतना समझो, क्योंकि वो शेयर वाला पॉइंट बताऊंगा ना, वहां ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कितनी होती है वो मैं उसी टाइम कवर करूंगा, ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो क्या होती है? लिमिटेड होती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने सीधे सीधे लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम। अगर मैं यहीं पर बताना चाहूं, चलो आपके मन में ना थोड़ा सा जिज्ञासा उठेगी कि क्यों नहीं बता रहा, तो एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूं, देखो। लेकिन वही है ना, आगे भी मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। सपोज करो कंपनी जो फेस वैल्यू क्या होती है, तो कंपनी का क्या होता है? शेयर होता है, वो आपको पता ही है। मान लेता हूं जो शेयर की वैल्यू है, सपोज करो वो 10 रुपए है। अब भाई ये मत पूछना शेयर क्या होता है, ये वो आगे कवर अप करूंगा, तभी तो मैं सोच रहा था आगे बताऊं, लेकिन कोई नहीं, मन नहीं माना। मैंने सोचा तुम फिर सोचोगे पता नहीं क्यों नहीं बता रहे, इसलिए बता दिया। तो मान लो कंपनी का शेयर 10 रुपए है। अब मान लो किसी के पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है, तो उसके पास जो लायबिलिटी हुई वो कितनी हुई टोटल? अगर गुणा कर देंगे तो भाई 1000 की लायबिलिटी हुई, जिस शेयर होल्डर के पास ये है। अब मान लो सपोज करो 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर में से उस पर्सन ने, जो भी मेंबर इसका रहा होगा, मान लेता हूं उसने 7 रुपए पे कर दिए। कितने रुपए पे कर दिए? 7 रुपए पे कर दिए। तो उसको अभी पे करना कितना बाकी है? 3 रुपए बाकी है। इसका मतलब ये जो देगा, जो मतलब लायबिलिटी मेंबर की होगी या शेयर होल्डर की होगी, वो क्या होगी? लिमिटेड होगी। मतलब मैक्सिमम एक शेयर का ये 10 रुपए दे सकता है, 10 से ज्यादा इससे नहीं ले सकते। अगर उसने 7 दे दिए तो आप फ्यूचर में से 3 रुपए ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लोगे। बस इतना सा था। इस पॉइंट को और बहुत अच्छे तरीके से आगे हम पढ़ेंगे। तो देख लो लिखा हुआ है। अब ये क्या बताया है ये उसी टाइम पढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज और है, ये जो मैंने लिखा है इस पॉइंट को देखो। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। इस बात को समझ रहे हो? मतलब हर कंपनी की जो मेंबर्स होते हैं, हर कंपनी के, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन टेंशन ना लो, ये हमारे काम का नहीं है। ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ये कंपनी कहां एग्जिस्ट करती है? फॉरेन में, अदर कंट्री में, इंडिया में नहीं करती। हमारे काम का नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें थोड़ा डीपली बताना था, इसलिए इस पॉइंट को डाला था। मतलब हर कंपनी के केस में हमारी जो मेंबर की लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, कुछ में अनलिमिटेड भी होती है। और वो कंपनी कौन सी होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहलाती है, लेकिन वो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती, वो अदर कंट्री में करती है। ओके, उसके बाद क्या? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देखो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, इसका मतलब क्या? मतलब मैनेज कौन करेगा? सपोज करो कंपनी है, कंपनी के अंदर जैसे अभी मैंने बताया कि शेयर, जिसने शेयर ले रखे हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं? शेयर होल्डर। और यही शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। तो मान लो कंपनी के 1 लाख शेयर मान लेता हूं ले रखे हैं, तो इसका मतलब कंपनी के ओनर कितने हो गए? जो पूरे इंडिया के अंदर होंगे या अदर कंट्री में भी हो सकते हैं। मान लेते हो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो टोटल अब उसके शेयर होल्डर होंगे वो मान लेता हूं लाख लोग हो गए। लाख हो गए, इसका मतलब लाख की लाख लोग क्या हो गए? ऑनर बन गए। अब ऑनर बन गया, मान लो सपोज करो किसी के पास कंपनी के केवल और केवल 100 शेयर हैं 10 रुपए वाले, ऐसे मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। तो वो कितने से मालिक बना है? 1000 रुपए से। अब सपोज करो
वो कंपनी पे गया, कंपनी पे चौकीदार होगा, गया और उसने उसके रैप्टा मारा, रैप्टे मार के कहता है कि चल भाई दरवाजा खोल, मैं कंपनी का ओनर आ गया, मैं कंपनी का ओनर आ गया, मैं यहां पर आया हूं। इस तरीके से उसने सपोज करो। अब मान लो एक और आया, फिर वो गया, उसने फिर उसके रैप्टा मारा। तो भाई ऐसे करते करते क्या जो लाख लोग कंपनी में पहुंच जाएंगे तो क्या कंपनी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी भाई, एक दिन में बंद हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में फिर करता कौन है? तो भाई क्या होता है, जैसे इंडिया के अंदर अपने देश को चलाने के लिए इलेक्शन होते हैं ना, आप इलेक्शन जब होते हैं तो अपनी मर्जी से अपने मतलब जो भी नेता लोग हैं उनको आप इलेक्ट करके और उनको अपना नेता चुनते हो। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी, हमने उनको चुन रखा है, देश के हमारे वो प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्शन होता है कंपनी के अंदर, और कंपनी में भी जैसे इलेक्शन अपने इंडिया में होता है, नेता लोग खड़े होते हैं, ऐसे उसके अंदर खड़े होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं। और इलेक्ट होने के बाद में वो जो जीतता है वो कंपनी का बनाया जाता है डायरेक्टर। जो डायरेक्टर बनाया जाता है वही डायरेक्टर कंपनी को क्या करता है, मैनेज करता है, वही अच्छे से करेगा। अब एक बात बताओ, उसको चुन के लेके आए हैं तो क्या वो तो डायरेक्टर है, पूरी कंपनी को बेच भी खाएगा? जैसे अपने इंडिया के अंदर भी हैं कुछ नेता लोग हैं, वो चाहे तो देश को बेच भी दें, लेकिन वो ऐसे बेच ना दे, इसीलिए 5 साल बाद हमेशा क्या होता है, इलेक्शन होता है। कोई गवर्नमेंट ढंग से काम करेगी तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर से वो सत्ता में आएगी ना, तो भाई उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे सेम किसके साथ होता है, शेयर होल्डर के साथ। अगर शेयर होल्डर कंपनी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तब तो वो अगले इलेक्शन होगा दोबारा वो डायरेक्टर बनेंगे, नहीं तो भाई गए वो अपनी कुर्सी से। बात समझ आती है? तो ये है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मतलब इसका मैनेजमेंट और ऑर्डर, मैनेजमेंट कौन करेगा, तो जो डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर पूरी कंपनी चलाता है, बस ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब था। दूसरा क्या है, कॉमन सील। कॉमन सील भाई क्या होती है, स्टैंप होती है, बस इतना सा समझ लो, इतना खास नहीं था इसलिए मैंने इसको आगे बढ़ा देता हूं। अच्छा ये हमने कर लिया, अब आगे सुनो, ये अपना इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये चीज पता है आपने जब बीएसटी पढ़ी होगी ना, 11th क्लास में जब पढ़ा था, तो वहां पर भी आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे, इसलिए थोड़ा बताना जरूरी है और ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो इसके नंबर्स हैं, पार्टनरशिप के हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में मिल जाता है, इसलिए लेके आए हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। पार्टनरशिप है, यहाँ कंपनी है, तो सबसे पहले मोड ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन समझ रहे हो, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं है। तो बताया गया था भाई पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। पहली बात एमसीक्यू यहां से बन सकता है। दूसरा क्या है, रेगुलेटरी एक्ट। तो पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट है, पार्टनरशिप के एक्ट अंदर जो एक्ट है वो है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसके अंदर कौन सा है, पहले होता था, अगर याद हो, लेकिन इसको याद मत रखना, मैं बता रहा हूं, पहले होता था अपना 1956, ये चेंज होके अब आया है कंपनीज एक्ट 2013। तो हमें जो कुछ भी ध्यान रखना है वो 2013 के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पर देखो क्या है, ये मैंने बता दिया, कंपनीज एक्ट 2013 है। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मिनिमम इसमें 2 होते हैं, मैक्सिमम इसमें 50 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पब्लिक कंपनी होती है और फिर क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ये आपको पता ही है। ये इनके नंबर भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं, मैक्सिमम नो लिमिट होती है। पब्लिक का मतलब समझते हो ना, बस ये वही कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, देखने को मिल सकता है। ओके, इसके बाद लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बता चुका हूं, ये क्या थी, अनलिमिटेड, और इसमें क्या होती है, लिमिटेड होती है। और कहां तक होती है, जो शेयर उसने नहीं दिया है, अमाउंट नहीं दिया, अनपेड तक, बस वहां तक होती है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ शेयर इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, लेकिन कंडीशन है कि वो प्राइवेट कंपनी ना हो, पब्लिक कंपनी के ही शेयर ट्रांसफर होते हैं। ओके, ऑडिट 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 का मतलब समझते हो, ठीक है। ऑडिट का मतलब सिंपल से बता दे रहा हूं, वैसे तो आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे वहां पर ऑडिटिंग पढ़ोगे।
या फिर आप बीकॉम ऑनर्स बीकॉम करोगे, सीए करोगे, उसके अंदर आपको ये ऑडिटिंग मिलेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। सीए का मेन काम ही यही होता है, बस इतना समझ लो। तो ऑडिट का मतलब होता है एक तरीके से जो बुक्स बनाई है आपने वो ठीक ठाक बनाई है, अच्छे से बनाई है, उसमें कोई घोटाला तो नहीं किया है, बस ये इतना सा समझ लो ऑडिटिंग का मतलब। इसका मतलब जो पार्टनरशिप होती है उसकी बुक्स की चेकिंग कराना जरूरी होता है नहीं, लेकिन कंपनी की बुक्स की चेकिंग करना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, लिखा भी है, चेक कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी, और उसमें क्या है, मैंडेटरी है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, सेम वही चीज मैं लेके आ गया। अब क्या है डिफरेंस बिटवीन ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ये भी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर्स को लेके, नंबर्स वहां पर हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसमें कभी कभार हम नंबर तो याद रख लेते हैं मेंबर्स के, लेकिन एक और होते हैं जिनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, सॉरी शेयर होल्डर नहीं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का नंबर भी याद रखना बहुत जरूरी है। अभी बता दूं, चलो सुन लो। ओपीसी में 1 होता है, मिनिमम 1 होगा। फिर उसके बाद में कौन सी कंपनी है चेक करो, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। फिर उसके बाद में क्या है, पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट में 2 होगा, पब्लिक में 3 होगा। मैक्सिमम सब में सेम है जो की है 15। बस याद रख लेना, मैक्सिमम सबका सेम होता है। अगर मैक्सिमम पूछे तो 15 होता है, किसी का भी हो। और उसमें गिनतियां याद रख लो, 1 2 3 इस तरीके से कुछ है, कोई नहीं, वो तो ऐसे फनी वे में बताया। अब देखो जरा क्या होता है। सबसे पहले मेंबर्स, इसमें ओपीसी, ओपीसी का मतलब क्या होता है, 1% कंपनी। तो देखो मिनिमम भी 1 होता है, मैक्सिमम भी 1 होता है, क्योंकि मतलब भी यही होता है, ओपीसी का मतलब भी यही है। इसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में क्या हो गए, अभी बता के आए थे, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। डायरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिनिमम डायरेक्टर इसके अंदर 1, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 मिनिमम। मैंने यही कहा था गिनती, और मैक्सिमम हर किसी में सेम है। इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, एंड उसमें भी 15 है। अब देखो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो इसमें नॉट एप्लीकेबल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, और ये फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंपनी के शेयर को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, तो आंसर क्या होगा, पब्लिक कंपनी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। इसके बाद में नेम, नेम होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो द वर्ड ओपीसी इज यूज एज ए पार्ट ऑफ नेम होता है, कोई नहीं, ये थोड़ा सा ठीक है। प्राइवेट कंपनी के एंड में आपको क्या यूज करना होता है, प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अंदर क्या यूज करना होता है, लिमिटेड यूज करना होता है। बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, देखो 1% की 1% कंपनी है ओपीसी, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे इतना खास नहीं, लेकिन थोड़ा सा है, देख लेना। सबसे पहले तो क्या खास है, ये चीज खास है कि इसके अंदर जो भी ओपीसी बनाना चाहेगा वो पहले तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और रेजिडेंस भी किसका होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। कहने का मतलब ये है इंडिया में का पर्सन हो, इंडिया में ही रहता हो, तब जाके आप ओपीसी खोल सकते हो, नहीं तो नहीं। किसी विदेशी को हम नहीं खोलने देंगे। दूसरा ये होता है, इसके अंदर अगर देखोगे तो ये चीज सीधे सीधे ये वाली, इसके जो प्रोडक्ट शेयर कैपिटल होती है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होती, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो जो होगी 3 साल को मिलाकर के, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है। जो काम का था इसमें वही बताया, ज्यादा नहीं बताया। अब उसके बाद में जरा ध्यान से सुनना, अपना जो आया वो कौन सा आया, इन्होंने यहां लिखा नहीं है, ओके भाई लिखा नहीं है। अब अपना अगला पॉइंट है जो कि मतलब होना चाहिए काइंड्स ऑफ शेयर्स। क्या होना चाहिए, काइंड्स ऑफ शेयर या टाइप्स ऑफ शेयर। भाई काइंड्स ऑफ शेयर बोल लो या टाइप्स ऑफ शेयर बोल लो, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, आपको भी पता है। 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा क्या होता है, इक्विटी शेयर। ये 2 हमारे होते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी बात बता दूं, अगर एक कहानी लेके बताऊं तो बहुत अच्छे से आप इसको समझोगे। मान लो देखो भाई, सपोज करो हर किसी के घर में मेंबर्स हैं, फैमिली होती है। फैमिली कैसी होती है आपको पता ही है सबको। कुछ फैमिली मेंबर्स हैं और कुछ क्या है, हमारे मेहमान हैं। और मेहमान भी कौन से हैं, जो अभी अभी मान लेते हैं जुड़े हुए हैं, ऐसे मेहमान हैं। तो एक बात बताओ, अगर सपोज करो
घर का मेंबर एक आप हो और एक बाहर का मेंबर कोई है, अगर दोनों घर पे आए तो मम्मी जो खातिरदारी करेंगी सबसे पहले किसकी करेंगी? खातिरदारी मतलब मारने तोड़ने वाली खातिरदारी नहीं, वैसे खातिरदारी पूछना। तो वो जो बाहर का पर्सन होगा ना, उसको मम्मी ज्यादा खातिरदारी करेंगे, मतलब उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। बस यही यहां ध्यान रखना है। दूसरी बात देखो जरा, अगर मान लेता हूं, सपोज करता हूं कोविड का टाइम था, कोविड के दौर की याद दिला दे रहा हूं आपको। कोविड का टाइम था, घर पे खाना बना हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ है और बाहर से मान लेते हैं 4 मेहमान आ गए और खाना बना लिया। अब एक बात बताओ, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस खाने को खुद खा के बैठ जाएंगे या जब 4 लोग हमारे घर पे आए हैं पहले उनको खिलाएंगे? तो भाई जो 4 लोग पहले आए हैं ना उसको खिलाएंगे, अगर हमारे अंदर ढंग की इंसानियत है तो। हम उन 4 को पहले खिलाएंगे, कुछ बचेगा तब हम खाएंगे। बस इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब अब मैंने जो बताया वो बताया प्रेफरेंस ईयर। तो प्रेफरेंस ईयर क्या होते हैं? इनके भाई टाइप होते हैं बहुत सारे, मतलब उसके कुछ सबसे पहले तो है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, उनका अलग से ही ट्रीटमेंट होता है। अच्छे पॉइंट है। बाकी क्या होते हैं? सबसे पहले तो क्या है, क्या होते हैं वो कम्युलेटिव को मैं अपनी मर्जी से समझाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। बाद में अब एक बात बताओ, सपोज करो सबसे ज्यादा राइट होगा घर पे, राइट होगा जो सबसे ज्यादा जो राइट चलेगा, हक चलेगा। अगर मान लो कोई बड़ा सा कांड हो गया, उस कांड में ऐसा कुछ है जो मान लो उन 4 पर्सन को भी मतलब कुछ जैसे मान लो कोई ऐसा काम हो गया जिससे मम्मी की गवाही से वो 4 का क्या हो जाएगा, उन 4 को मान लेते हैं सपोज करो जेल हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा मम्मी की एक गवाही से। तो अब एक बात बताओ, मम्मी किसको बचाएंगी? घर वालों को या उनको? तो ऑब्वियसली बात है किसको बचाएंगे? मम्मी। घर वाले बच्चों को बचाएंगे, उनको वो नहीं बचाएंगे, वो उनकी मम्मियां अपना बचाएंगी। बात समझ आती है? बस इतना सा ध्यान रखना था। तो इसका मतलब क्या था, जो इक्विटी शेयर है उनका घर पे ज्यादा जो सॉरी जो हाँ घर के बच्चे होते हैं उनका जोर ज्यादा चलता है। तो बस ये मैंने फनी वे में एक एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से अब आपको अच्छा समझ आ जाएगा क्या डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर भाई क्या होते हैं? बस इनको कुछ प्रेफरेंस मिली होती है, और इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो अपने मालिक ही होते हैं, बिजनेस के क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। बस अब आपको समझ आएगा मैंने क्या कहा है। चेक करो। सबसे पहले तो देखो क्या है, राइट टू डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड क्या होता है भाई, उसको सुन लो। डिविडेंड क्या होता है? जब कंपनी होती है, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, तो हम भाई कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेंगे। जो मैंने डायरेक्टर की बात बताई थी, कुछ ना कुछ कंपनी में प्रॉफिट्स होगा, वो प्रॉफिट्स को हम शेयर होल्डर जो उसके मालिक है उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे हम पार्टनरशिप में थे तो भाई डिवाइड करते थे, पार्टनरशिप में डिवाइड करते थे, ऐसे किस में डिवाइड करते हैं? कंपनी में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो प्रॉफिट को जो डिवाइड करते हैं लोगों के बीच में, वो जो डिवीजन होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। प्रॉफिट को जो शेयर होल्डर में बांटा जाता है उसको क्या कहेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। ओके ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनना क्या है। सबसे पहले क्या है अब मैं बता रहा हूं जरा, हाँ अब अभी याद आ जाएगा। देखो राइट टू डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर को क्या किया जाता है? इक्विटी शेयर पहलों से, इक्विटी शेयर वालों से पहले इनको डिविडेंड मिलता है। पहले जो डिविडेंड मिलता है वो किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलता है। कुछ बचा तब जाके किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को मिलेगा। जैसे मेहमान आ गए थे तो पहले हमने मेहमान को खिलाया था, कुछ बचा तो हमने खाया था। बस वही सिचुएशन है। इसके बाद इक्विटी शेयर को डिविडेंड कब मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वाले को बाद में। अब रिपेमेंट ऑफ कैपिटल देखो, तो देखो जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं अगर उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है तो उनको पहले पेमेंट दी जाएगी। इनको क्या दी जाएगी? पहले पेमेंट दी जाएगी। लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं इक्विटी शेयर वाले, उनको कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक उनको कैपिटल वापस नहीं की जाती है। इनको बाइंडिंग के टाइम पे मिलता है, इनको हम बीच में दे सकते हैं, वो एक कंडीशन होती है। लेकिन इसमें भी होता है, क्या होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर को जब आप रखोगे तो मैक्सिमम उनका पैसा जो यूज करोगे वो 20 साल तक यूज कर सकते हो, 20 साल से ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी ने प्रेफरेंस लिया है 5 साल का, तो 5 साल में ही उनका पैसा आपको वापस देना होगा।
ठीक है, तो रीपेमेंट का देख लो। ऑन बाइंडिंग अप रीपेमेंट इज डन बिफोर इक्विटी शेयर। हाँ, अगर बाइंडिंग के टाइम पे होगा तो इनसे पहले इनको मिलेगा और इनको बाद में मिलेगा। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होंगे, प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक फिक्स रेट होता है। जैसे सपोज करो 20%, तो प्रेफरेंस शेयर वालों को 20% हर साल डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा मिलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि डिविडेंड जो प्रेफरेंस को दिया जाता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन जो इक्विटी वालों को होता है, अगर बचा तब उनको मिलेगा, मतलब प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी वालों को मिलेगा, और वो भी बचा तब, नहीं तो इक्विटी वालों को भाई कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब जो डिविडेंड का रेट है जो दिया जाता है वो इक्विटी वालों के लिए फिक्स नहीं होता। कभी 20 मिल जाएगा, कभी 30 मिल जाएगा, कभी मिलेगा ही नहीं। ये था। ओके, इसके बाद देखो वोटिंग राइट। अब एक बात बताओ, वोटिंग राइट है कंपनी में, मतलब हमें हक जमाना है, किसको चुने, कौन सा शेयर उसको डायरेक्टर को चुने, तो वोटिंग राइट किसको मिलेगा, वोटिंग राइट मिलता है भाई इक्विटी वालों को। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, क्या वो बात पहले ही बता ही देता हूं। सपोज करो प्रेफरेंस शेयर वालों का आपने डिविडेंड नहीं दिया और वो डिविडेंड 2 साल से नहीं दे रखा है, तो फिर प्रेफरेंस शेयर वालों को भी वोटिंग का राइट मिल जाता है। वो आगे मैंने पॉइंट कवर अप कर लिया, लेकिन यही बता दिया, प्रेफरेंस शेयर वाले भी वोटिंग राइट रखते हैं, लेकिन कब, जब उनका 2 साल से आपने डिविडेंड ना दिया हो तब। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, तो वोटिंग राइट प्रेफरेंस वालों को नहीं होता है, इक्विटी वालों को होता है, बस मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट देखो जरा, अब देखो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप हैं, एक मिनट और देना मुझे। चला दिया मैंने। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, इनके भाई टाइप होते हैं बहुत सारे, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अच्छे पॉइंट है, देखते जाना। सबसे पहले तो क्या है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव को मैं अपनी मर्जी से समझाऊं तो ज्यादा सही रहेगा, बाद में इसको पढ़ते हैं। सपोज करो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, मान लेते हैं कंपनी को इस बार ना लॉस हो गया था, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हुआ था, और कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर वालों से रिक्वेस्ट की भाई लॉस हो रखा है, आपको हमें जो 20% देना था वो इस बार हम नहीं दे पा रहे हैं, आप मान जाओ। तो क्योंकि वो भी तो मतलब शेयर होल्डर हैं, तो बिल्कुल मान जाते हैं। अब वो मान गए, तो इस साल का जो डिविडेंड इनका बनता था, मान लेता हूं 20% है, 1 लाख का 20% एग्जांपल ले लेता हूं 20,000, तो वो 20,000 ऐसा नहीं है कि अगले साल दोगे नहीं, इस वाले साल का अगले साल वो डिविडेंड जोड़ के दोगे, बस इसी को बोला जाता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अब पढ़ते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज shares which has the right to receive the arrears of dividend, which means if preference share have not received the dividend in the previous year, मतलब पिछले साल अगर उसको नहीं मिला था तो उसको भाई अब देना पड़ेगा, then company shall pay the arrears, मतलब पिछले साल का as well to the preference shareholder before any dividend is paid to equity shareholder। मतलब जैसे मान लो पिछली बार वो हो गया था, लॉस हो गया था, तुमने प्रेफरेंस शेयर वालों को 20% का जो देना था वो बिल्कुल नहीं दिया। अब मान लेता हूं प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पहले आप इक्विटी वालों को दे दोगे ना, पहले प्रेफरेंस वालों को दोगे, फिर कुछ बचेगा तभी देंगे, बस ये पॉइंट था। दूसरा देखो क्या है, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है भाई, प्रॉफिट होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, जो 20% देना था, तो भाई अगली बार आपको वो इस साल का 20% डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब है। तो इसका मतलब एक बात बताओ, अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहोगे तो तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है, तो तुम्हारे लिए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर अच्छा है, कभी खरीदो तो भाई ये खरीदना। इसमें क्या है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसमें हमारा घाटा है और इसमें किसका फायदा है, कंपनी का फायदा है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट है भाई पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुन लेते हैं एक बार, इसको जरा मैं पढ़ के बताता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट
which means that if profit is remaining available after paying the dividend to preference shareholder and equity shareholder, these shareholder have the right to receive a part of that surplus profit as well. शायद नहीं समझ आया होगा, मैं बता रहा हूं। देखो पार्टिसिपेटिंग, ये कौन से प्रेफरेंस है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, इनका मतलब क्या है? पहले देखो कंपनी के सारे खर्चे घटा दिए जाते हैं, प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है। प्रेफरेंस के बाद किसको दिया जाता है? इक्विटी वालों को दिया जाता है। लेकिन आपने सारे खर्चे घटा लिए, प्रेफरेंस वालों को दे दिया, इक्विटी वालों को भी दे दिया, जो भी उनका रेट वगैरह रहा होगा, या वैसे तो उनका फिक्स नहीं होता है, कुछ भी उस टाइम डिसाइड हो गया होगा, वो उन्होंने उसको दे दिया। देने के बाद में अभी भी मान लो पैसा बच गया, कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसे में वे इन प्रेफरेंस वालों का भी हक होता है। मतलब वो सारा के सारा अब डिविडेंड जो भी प्रॉफिट बचेगा एज ए डिविडेंड, वो सारा का सारा इक्विटी में नहीं बांटोगे, इन वालों को भी बांटोगे जो पार्टिसिपेटिंग वाले होते हैं। अच्छा पॉइंट है, ये आ सकता है, ध्यान रखना। दूसरा क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब अगर प्रॉफिट बचेगा तो भाई इनको नहीं मिलेगा, बात खत्म, इतना सा था। ओके, नेक्स्ट देखो जरा, अब क्या है? कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है भाई? जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, आगे जाकर के आप क्या उनको इक्विटी में कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे? इसका मतलब ये है, मान लो अभी तुम मेहमान हो, आगे जाके क्या घर का मेंबर बनना चाहोगे? बस। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जब आप आगे जाकर के उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लेते हो तो इसको बोला जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और जब आगे जाके आप इक्विटी में उनको कन्वर्ट नहीं करते तो इसको क्या बोला जाता है? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एक बार भाई इसको पढ़ लेना, मैं इधर साइड में हो जा रहा हूं, इतना सा था, देख लो इसको। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अब देखो जरा रिडीमेबल एंड ये क्या है? मान लो आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ये बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, बैंक से लोन लिया, अब उसका आपने पैसा वापस किया। जो बैंक का से लोन लिया और उसको पैसा वापस किया तो इसको बोला जाता है रिपेमेंट ऑफ लोन। क्या बोला जाता है? रिपेमेंट लोन। लेकिन जब जैसे आप डिबेंचर समझते होंगे, डिबेंचर से पैसा लिया, प्रेफरेंस शेयर से लिया, इनको पैसा वापस करना होता है ना। अगर इनको पैसा वापस करना होता है तो इनको पैसा वापस करने को बोला जाता है रिडीम। रिडीम करना बोला जाता है इनको, तो इनको क्या कहेंगे? रिडीम करना बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है कि आप इनको आगे जाके रिडीम करोगे या नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ये वो शेयर होते हैं आप इनको फ्यूचर में जाके क्या करने वाले हो? रिडीम करने वाले हो। आप क्या करोगे इनको? मतलब इनका पैसा क्या करोगे? वापस करोगे। तो ये क्या बोला जाएगा? रिडीमेबल बोला जाता है। अच्छा, रिडीमेबल का भी मतलब एक है, वो जो भी आप रिडीम करोगे वो कब तक करोगे? उनका मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 20 इयर्स होता है। ये मैं बता चुका हूं आपको, ये देखो लिखा हुआ है, ये 20 इयर्स होता है। अब क्या होता है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि आप इनका पैसा फ्यूचर में वापस ही नहीं करोगे। हाँ, वापस होगा कब? जब आपकी कंपनी बाइंडिंग अप होगी। बाइंडिंग अप के टाइम पे आप इसका पैसा वापस कर सकते हो, नहीं तो इनका पैसा वापस नहीं करोगे। लेकिन इरिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये इंडिया के अंदर परमिटेबल नहीं है, वापस करना ही करना है। ये इरिडीमेबल इंडिया के अंदर नहीं चलते। देखो लिखा भी होगा, चेक करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स whose capital is redeemed or return at the time of binding up of the company। अब देखो, according to section 55 of the Companies Act 2013, no company shall issue preference share which are irredeemable or redeemable after the expiry of 20 years from the date of its issue। मतलब अपना जो कंपनीज एक्ट है 2013, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये अच्छा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके,
शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन करते हैं। शेयर कैपिटल की क्लासिफिकेशन मैंने दूसरी जगह लिख रखी है वैसे तो, लेकिन यहां पर है तो मैं यही बता दूं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, और सीधे सीधे है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक अपना होता है ऑथोराइज कैपिटल बोलो, या इसी को क्या बोलोगे नॉमिनल कैपिटल बोलोगे, या फिर इसी को क्या बोलोगे रजिस्टर्ड कैपिटल बोलोगे। ये हमारा मतलब होता है, तीनों के नाम क्या होते हैं एक ही होते हैं। ये पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। तो देखो ये होता कहां पर है, अब पढ़ते हैं इसको। तो लिखा है इट इज स्टेटेड इन द, ये अपना काम का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं MOA। ये अपना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा जब आपने BST में पढ़ा था। तो एक होता है AOA जिसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एक क्या होता है MOA जिसको क्या बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी का क्या होता है मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, और आर्टिकल वाला क्या होता है वो कंपनी का जो होता है सब्सिडरी वाला होता है। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑथोराइज कैपिटल जो होता है वो कहां पर मेंशन किया जाता है, तो वो मेंशन किया जाता है भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, इसके बाद जरा देखो क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम। अच्छा ये भी जरा ध्यान से सुनना, क्या है ऑथोराइज कैपिटल होती क्या है, ऑथोराइज कैपिटल होती है, हाँ तो मैं बता रहा था ऑथोराइज कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या है नॉमिनल कैपिटल, और इसी को क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब क्या होता है कंपनी अपना कोई भी बिजनेस कर रही है तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। ऐसे ही हम मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, मतलब शेयर को ऐसे इश्यू नहीं कर सकते, पहले गवर्नमेंट या जो लॉ बना हुआ है उससे क्या लेनी होती है परमिशन लेनी होती है। तो गवर्नमेंट से जो मैक्सिमम परमिशन मिली होती है कंपनी को कि आप इतना कैपिटल इश्यू कर सकते हो, उस कैपिटल को ही क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है ऑथोराइज कैपिटल, या फिर क्या बोला जाता है नॉमिनल कैपिटल, या फिर क्या बोला जाता है रजिस्टर्ड कैपिटल। ये जैसे सपोज करो मैं एग्जांपल लिख के चलूं, तो कंपनी ने गवर्नमेंट से जो सपोज करता हूं परमिशन ली, वो मान लेता हूं 100 करोड़ रुपए के लिए। तो अब जो कंपनी है कितना पैसा मार्केट से उठा सकती है, वो उठा सकती है केवल और केवल 100 करोड़ रुपए उठा सकती है, इससे ज्यादा नहीं उठा सकती। अच्छा इसके बाद क्या होता है, मान लो परमिशन उसको कंपनी को मिल गई 100 करोड़ रुपए की। अब 100 करोड़ रुपए की जो परमिशन मिली है इसमें क्या करेगी कंपनी, क्या 100 करोड़ रुपए एक साथ उठा लेगी, नहीं। मान लो कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कंपनी अगर बना रही है तो उस प्रोजेक्ट को पैसा एकदम उठाने से भाई कंप्लीट नहीं हो जाता, कंपनी क्या करती है धीरे धीरे पैसा उठाती है। अब मान लेता हूं उसके प्रोजेक्ट में पहले जो उसको जरूरत थी वो सपोज कर लेता हूं 40,000 की थी, तो 40,000 की थी, 40 करोड़ की थी, तो 40 करोड़ जो रुपए उसने मतलब उठाए मार्केट से, उसको बोलूंगा इश्यूड कैपिटल। क्या बोलूंगा इश्यूड कैपिटल। तो ये इसकी होगी इश्यूड कैपिटल। इसके बाद में अच्छा दूसरी बात ये हो सकती है, मान लो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर तो जरूरी है कि 40 करोड़ ही मतलब रखे, हो सकता है उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकती है वो सारा की सारा पैसा भी तो एक ही बार में उठा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो इश्यूड कैपिटल होती है वो ऑथोराइज कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन कभी भी इश्यूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसके बाद में क्या होगा भाई, इसके नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार पढ़ के देख लो, ये डेफिनेशन आपको मिल सकती है। ऑथोराइज कैपिटल क्या है, इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस एसोसिएशन एंड इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ कंपनी कैन रेज एज शेयर कैपिटल। और लिखा है द ऑथोराइज कैपिटल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। उसके अकॉर्डिंग ये चेंज अपने कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा हुआ है इश्यूड कैपिटल, ये मैं आपको बता चुका हूं, अब इसी को जरा हम देख लेते हैं क्या है इश्यूड कैपिटल में। इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ये उसी का पार्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया था 100 करोड़ था, 100 करोड़ में से उसने कितना ले लिया 40 करोड़, तो भाई वो 40 करोड़ जो निकाला तो 100 करोड़ में से ही है ना, तो ये किसका पार्ट है ऑथोराइज कैपिटल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल विच इज इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। और एक बार इसको पढ़ लेना,
कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा है, मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसको जरा ध्यान से सुनना। मान लो आपको मैंने जो एग्जांपल लिया था वो 40 करोड़ रुपए का लिया था। मान लेता हूं 40 करोड़ रुपए आपको मार्केट से उठाने हैं, मार्केट से उठाने हैं तो आपको शेयर की वैल्यू देखनी होगी, आपकी शेयर की वैल्यू कितनी है। जितनी वैल्यू का शेयर रखोगे, जैसे सपोज करो मैं अपना एक शेयर की जो वैल्यू रखना चाहूंगा वो रखना चाहूंगा, मान लेता हूं 100 रुपए, 100 रुपए रखना चाहूंगा, तो 40 करोड़ को 100 से, क्योंकि अमाउंट यहां बढ़ा ले रखा है इसलिए ऐसा कर लेता हूं, मैं 10,000 रुपए का शेयर ले लेता हूं, 10,000 का शेयर ले लेता हूं। अब 40 करोड़ को 10,000 से आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएंगे कि कितने मार्केट से उठाने हैं। अब कितने उठाने ये हमें पता चल जाएगा, तो मान लेता हूं सपोज करो, क्योंकि 40 करोड़ बड़ा अमाउंट हो गया, मैं इसको 40 लाख मान लेता हूं, कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं। ये हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख हो जाएगा। अपॉन में कितने कर लो, सीधे सीधे 1000 कर लो, 1000 कर लो, चलो 10,000 कर लेते हैं। 4 जीरो देख भाई काट लो, तो 4 जीरो ये कट जाएंगे। इसका मतलब आप जो अपने शेयर इश्यू करोगे वो कितने करोगे, 400 शेयर इश्यू करोगे। 400 शेयर इश्यू करोगे तो 400 शेयर जब इश्यू करोगे तो भाई आपको एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। जब प्रोस्पेक्टस इश्यू करोगे तो आपके पास क्या आएंगे, सब्सक्रिप्शन आएगा, मतलब कुछ एप्लीकेशंस आएंगे। सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दे रहा हूं। कंपनी क्या करती है भाई, कंपनी सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करती है, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, या फिर वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। अब प्रोस्पेक्टस क्या है, सिंपल भाषा में देखो, वैसे तो अभी जब आप कॉलेज में जाओगे तब भी पता चल जाएगा। जब आप कॉलेज में जाओगे ना तो एक आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, या फिर जब आप स्कूल में गए तो जो स्कूल में आपने एडमिशन लिया था आपको एडमिशन फॉर्म मिला था, जो एडमिशन फॉर्म मिला था उसको जो फिल करके दिया था वही अब कंपनी इश्यू करती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन को जो फिल करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, तो कंपनी मान लेते हैं उसको 400 शेयर चाहिए थे, 400 शेयर के लिए उसने एप्लीकेशन दी और मान लो इसके पास रिस्पॉन्स आता है। अगर इनके पास रिस्पॉन्स आ गया, 400 से ज्यादा का रिस्पॉन्स आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। 400 से कम आ गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, और मान लो 400 ही आ गया तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ये इसका पार्ट होता है। तो बस अब इसको देख लेते हैं कि हाँ, इसके बाद में जैसे मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहा था, सपोज करो अंडर सब्सक्रिप्शन में केवल कितने आ गए, 300 शेयर आ गए। तो एक बात बताओ, 300 शेयर ही तो कंपनी ने मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं ना, तो 300 शेयर जो सब्सक्राइब करे हैं इसी को क्या बोलूंगा मैं, सब्सक्राइब कैपिटल बोलूंगा। ठीक है, अब सब्सक्राइब कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब शेयर होल्डर है उसने शेयर्स हमारे ले लिए और उसने जितने भी अमाउंट था वो पे भी कर दिया। और नॉट फुल्ली पेड अप का क्या है, उन्हें सब्सक्राइब तो किए, मान लो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया और उसने फर्स्ट कॉल दे दी, ये दे दी, उसके बाद उसने नहीं दिया तो आपने क्या किए, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। आगे अभी पढ़ेंगे हम, उसने शेयर फॉरफिट कर लिए तो इसको क्या बोलेंगे, उन्होंने सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं किया, ये होता है। तो एक बार अब इसको पढ़ लो, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। और सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन से हैं, पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है भाई, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और क्या होगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये दोनों बता दिए, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, मैंने यहीं पर बता दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे अब जो अपना है वो है भैया मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म अपने लिखी हुई है। तो इसके अंदर देखो क्या है, एक है कॉल्ड अप कैपिटल और दूसरा क्या है, पेड अप कैपिटल। अब ये क्या बीमारी है, इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, मान लेता हूं मेरे शेयर की जो वैल्यू थी 100 रुपए थी, ऐसे मान के चल लेता हूं, जिसपे एप्लीकेशन थी, मान लेता हूं एप्लीकेशन थी सपोज करो 10 रुपए, अलॉटमेंट था मान लेता हूं 20 रुपए, और मान लेता हूं ये अलॉटमेंट है भाई, ये अलॉटमेंट है, और मान लेता हूं यहां पर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल कितनी है 30 रुपए, और एक और मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं सेकेंड एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, यह है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऐसा मान लेता हूं इसको मैं।
ये कितने का होगा, 100 रुपए का शेयर था, 50 ये हो गया 60, मतलब ये 40 रुपए का बच्चा। ये कितने का बच्चा, 40 रुपए का बच्चा। अब आपको समझ आ जाएगा, ढंग से सुनना इसको। मान लो एप्लीकेशन तो देखो हर शेयर होल्डर देगा ही देगा, एप्लीकेशन कभी डूबेगी ही नहीं, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन नहीं देगा आप उसका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दोगे। दूसरा क्या है, मान लो अलॉटमेंट है, वो भी कंपनी ने दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। अब आपने उससे ये फर्स्ट कॉल का 30 रुपए मांगा, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं, और आपने सेकंड कॉल का 40 रुपए ये भी मांगा, वो भी उसने नहीं दिया। तो ध्यान रखो इस केस में कॉल्ड अप क्या है, पूरा 100 रुपए, क्योंकि मैंने ये भी मांग लिया ये भी मांग लिया। लेकिन पेड अप कितना है, पेड अप केवल 30 रुपए, क्योंकि इसने दिया कितना है, 30 रुपए दिया है, बाकी का नहीं दिया है। तो बात समझ आ गई होगी, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है। मान लेता हूं अगर मैं थर्ड एंड फाइनल कॉल लिखता तो वो मांगता, मतलब जितना उससे आपने मांगा उसने दिया नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, आपने उससे कॉल्ड किया नहीं किया है ये देखा जाता है। तो अगर जितना अमाउंट मैंने कॉल कर लिया उसी को क्या बोलूंगा, कॉल्ड अप बोलूंगा, और जो मिल गया उसको क्या बोलूंगा, पेड अप बोलूंगा। एक बार जरा देख लो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। सही बात है भाई, जब इसने शेयर लिया होगा सब्सक्राइब किया होगा तो उसी का तो पार्ट आएगा। तो क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल का क्या होता है, पार्ट होता है। दूसरा पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल भी सब्सक्राइब का ही पार्ट होगा। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो मैंने समझा दिया, इतना खास नहीं था इसलिए बोल दिया। इसके बाद में अनकॉल्ड कैपिटल। अब अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, तो अनकॉल्ड कैपिटल भाई जो मैंने अभी तक मांगा ही नहीं। जैसे अपने एग्जाम्पल में फिर से अगर मैं देखूं तो 100 रुपए का शेयर था, मान लेता हूं 10 था एप्लीकेशन पे, 20 था अलॉटमेंट पे, 30 था फर्स्ट कॉल पे, और बाकी जो बचा वो कितना था, 40 था। ये कहां था, मान लेता हूं फाइनल पे। सपोज करो मैंने अभी इतना ही मांगा इन लोगों से, इतना ही अमाउंट मांगा, इतना अमाउंट कितना है 60। तो 60 जो मांगा है ये मेरा कॉल्ड अप है, और जो 40 मैंने नहीं मांगा है वो क्या है, मेरा अनकॉल्ड अप है। तो ये अनकॉल्ड अप होगा, देख लो आराम से पता चल जाएगा। डेट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच हैज नॉट एट बीन कॉल्ड अप, मतलब इसको आपने कॉल ही नहीं किया और आगे जल्दी इसको किसी स्टेप पे कॉल कर लोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से देखना, ये पेपर में आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, रिजर्व कैपिटल। अब कंपनी, हाँ रिजर्व कैपिटल होता क्या, इसको जरा ध्यान से सुन लो। कंपनी क्या करती है भाई, मान लो उसको जितना पैसा मंगाना है वो शेयर होल्डर से सारा के सारा पैसा नहीं मंगाती, कुछ पैसा बचा करके रखती है। मान लो जैसे हम अपनी सेविंग करते हैं ना, सेविंग करते हैं तो बाद में हमें जरूरत पड़ेगी पैसों की, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसे कंपनी भी तो करती है। वैसे तो कंपनी इस काम के लिए रिजर्व बना के रखती है, लेकिन कैपिटल का भी बना के रख सकती है। मान लेता हूं कंपनी का 100 का शेयर था, 100 में से उसने केवल 80 रुपए ही मांगे हैं शेयर होल्डर से। तो जो 80 रुपए शेयर होल्डर से मांगे हैं वो तो कंपनी ने मंगा लिए, लेकिन 20 रुपए उसने अभी तक मांगे ही नहीं है। और ये कब मांगेगी, जब उसको कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे कंपनी बाइंड अप होगी तब उसको मांगेगी। तो ये जो 20 रुपए हैं, इस 20 रुपए को उसने रिजर्व करके रख दिया है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल, मतलब अपने कैपिटल को रिजर्व करके रख लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार पढ़ लो, अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाया जाता है। ऐसे का अनकॉल्ड अमाउंट को क्या कहा जाता है, कैपिटल रिजर्व कहा जाता है। ये हमने बता ही दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो कैपिटल मतलब होता है ये केवल और केवल किसके लिए अवेलेबल होता है, क्रेडिटर्स के लिए। मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उन लोगों से ये पैसा लिया जाता है, इस पैसे से क्या करोगे, तो इस पैसे से केवल और केवल पेमेंट दोगे आप क्रेडिटर को, बाकियों को नहीं दे सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लेना। आगे देखो जरा, आगे ये लिखा हुआ है रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा ये बता दूं, डिफरेंस अपना आप देख लेना। कैपिटल रिजर्व क्या होता है भाई, जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, फॉरफिट करती है उसके बाद में उसको रीइश्यू भी करती है, रीइश्यू पे थोड़ा बहुत क्या होता है, लॉस भी होता है, मतलब खर्चा होता है। तो कंपनी की जो नेट इनकम बचती है उस नेट इनकम को हम क्या करते हैं,
कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। बस ये कंपनी की एक तरीके की क्या होती है, इनकम होती है। और ये क्या बार बार होती है, नहीं, ये कभी कभार होती है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब अगर देखो तो कैपिटल नेचर की ये होती है। तो कैपिटल रिजर्व अपना ये होता है। एक बार मतलब आप देख लेना बड़े आराम से, इसको ठीक ठाक है ये। दूसरा पॉइंट देखो, कॉल मनी। क्या है, कॉल मनी। कॉल मनी तो आप जानते ही होंगे बड़े आराम से। कॉल मनी जैसे मान लो हमने क्या किया, सीधे सीधे एप्लीकेशन मांगी, फिर अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट के बाद अब मैं उसको नेक्स्ट पैसा कब मांगूंगा, उसी को क्या बोलूंगा, कॉल मनी। ये फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल। मतलब जैसे सपोज करो अगर मैंने सेकंड तक ही मांगना है तो मैं इसको बोलूंगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये ध्यान रखना है। ये इतना खास नहीं था इसलिए ज्यादा नहीं बताया। अब देखो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना। क्या है, कॉल्स आर मेड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बस ये ध्यान रखना है, जो कॉल मेड करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, अगर शॉर्ट में बोलूं तो ए के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। इफ द कंपनी डज नॉट हैव आर्टिकल, चलो ये इतना खास का नहीं है, मतलब अगर कंपनी का AOA नहीं है तो उस पे जो प्रोविजन या फिर जो रूल्स है वो किसके लग जाएंगे, कंपनीज एक्ट 2013 के लग जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात जरा ध्यान से सुनना, इसी के अंदर क्या होगा, जब हम कॉल्स मंगाएंगे तो कॉल्स सपोज करो फर्स्ट कॉल मैंने अभी मंगा ली, तो दूसरी कब मंगाऊंगा, तो भाई कम से कम दूसरी कॉल मंगवाने के लिए आपको 1 महीने का गैप लेना जरूरी है। दूसरी कॉल का 1 महीने का गैप कंपलसरी है। अगर 1 महीने का गैप नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, ये कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। मतलब 2 कॉल के बीच में जो गैप होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। दूसरी बात देखो, ये लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो छोड़ नहीं सकते। इसके बाद में क्या है, मान लो जो कॉल है, जैसे सपोज करो मैंने अभी बताया था 100 रुपए का शेयर है मेरा, ये शेयर की वैल्यू है। मान लो एप्लीकेशन है, यहां पर एप्लीकेशन है, फिर इसके बाद में क्या है, अलॉटमेंट है, ये दे रखा है। उसके बाद में क्या है, फर्स्ट कॉल होगा, सेकंड कॉल होगा। तो इसमें जो कॉल का पैसा आप मंगाओगे, कोई भी कॉल होगा, उसमें आप 25% से ज्यादा नहीं मंगा सकते। 25% मंगा सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉल अगर मैं यहां मान के चलूं तो या तो 25 रुपए होगी या 25 से क्या होगा, कम होगा, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। एक बार पढ़ लो, अमाउंट ऑन 1 कॉल शुड नॉट एग्जिस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जो नॉमिनल वैल्यू या ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर होता है उसको बोलते हैं। और दूसरी बात, आपको शेयर होल्डर के लिए 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा ये देखो, टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा एक बात बता दूं जरा, देखो कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉल्स को एडवांस में दे देते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। कुछ क्या होते हैं, पैसे देते ही नहीं है, पैसे नहीं देते तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर। और पैसे पहले से ही दे दिए, इसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। तो भाई किसी का पैसा आप एडवांस में यूज कर रहे हो या किसी ने आपको नहीं दिया तो उन पे पेनल्टी तो लगाई जाएगी ना। जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आपके पास होता है तो आपको उनको इंटरेस्ट देना होता है, और वो इंटरेस्ट कितना देना होता है, 12% पर एनम ये देना होता है। मान लो शेयर होल्डर ने आपको पैसा नहीं दिया, उसको क्या बोलोगे, कॉल्स इन एरियर। तो वो कितना चार्ज किया जाता है, वो किया जाता है भाई 10%। इसको ऐसे याद रख लेना, कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती तो कम है पेनल्टी के तौर पे, लेकिन उसको रिवॉर्ड के तौर पे देती जाता है। ऐसे आराम से याद हो जाएगा। अब देख लो, टेबल F ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। आर रेट क्या है भाई, 12% पर एनम होगा ये, एंड 10% पर एनम ऑफ कॉल्स इन एरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूटिलाइजेशन क्या है, इसको कहां कहां आप यूज कर सकते हो। तो इसके कुछ यूटिलाइजेशंस हैं, उन यूटिलाइजेशंस को ढंग से सुन लो। पहला क्या है, ध्यान से सुनना, क्या क्या चीजें हैं यूटिलाइजेशन। अच्छा यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, एक बार सुन लो, प्रीमियम होता क्या है। मान लो कंपनी का 100 रुपए का शेयर है,
अब कंपनी उस 100 रुपए से ज्यादा अगर मार्केट से पैसा उठाती है, जैसे सपोज करो 120, 130, 200, 300, तो जो रेट से ज्यादा पैसा उठाती है उसी को क्या बोला जाता है? प्रीमियम बोला जाता है। अच्छा, क्या कंपनी कितना प्रीमियम उठा सकती है? इसकी कोई लिमिट है? तो आंसर इज नो। वो जो प्रीमियम का पैसा है कंपनी जितना मर्जी मांग सकती है, इसके अनलिमिटेड है, कोई इसकी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड होता है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, उसने प्रीमियम का पैसा ले तो लिया, तो क्या जो प्रीमियम का पैसा है वो कंपनी ने जो कमाया है क्या उसको जहां मर्जी यूज कर लेगा? नहीं, जहां मर्जी उसको यूज नहीं किया जा सकता। कंपनी जो है उस पैसे को, जो मतलब प्रीमियम है, उसको जहां मर्जी यूज नहीं कर सकती। ये हमें ध्यान रखना है। कहां कहां यूज कर सकती है? तो कुछ पॉइंट होते हैं, वो जरा ध्यान रखना है आपको। क्या लिखा हुआ है? एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम को आप यूटिलाइज करोगे वो कहां कर सकते हो, क्या सेक्शन है, वो आपका ध्यान रखना है। तो क्या सेक्शन होता है भाई? एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company can use securities premium for the following purposes। केवल इन पर्पसेस के लिए प्रीमियम का यूज कर सकती है कंपनी। जो पैसा प्रीमियम का लिया अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकती है, केवल इनमें कर सकती है। और यहां से भी आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, ढंग से देख लेना। सबसे पहले क्या है? फॉर इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। मेंबर कौन होते हैं भाई? शेयर होल्डर। मतलब इस प्रीमियम से वो अपने मेंबर को फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, पहला पॉइंट। इसके अलावा नहीं कुछ कर सकती। दूसरा, फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो कंपनी जब स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करते हुए जो भी खर्चे आते हैं उस खर्चे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। ओके, अब ये जो खर्चे होते हैं कुछ भी मतलब इस टाइप के खर्चे होंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मुझे लग रहा है आपको अच्छे से पता होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी क्या किया जाता है? इसको प्रीमियम को यूज कर सकती है। तो फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। मान लो कंपनी के बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं। अब कंपनी जब एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसमें तो लॉस में दिखेगी ना, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उससे इसको क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। ओके, आगे क्या लिखा है? फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, इसको जरा ढंग से देख लेते हैं क्या। फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ या द कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन डिबेंचर्स। इसको छोड़ना, यहां से पढ़ो। डिस्काउंट अलाउ ऑन डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ये बात समझ नहीं आई आपको, इसको मैं बता रहा हूं, ढंग से सुनो। मान लो कंपनी किसी को कमीशन देती है, कंपनी ने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया, तो इससे भी तो खर्चा हुआ ना, कंपनी का लॉस हो रखा है ना। इसको कवर अप करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट दे रखा है फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अब ये क्या है भैया? मान लो जब आपने डिबेंचर इश्यू किया, डिबेंचर लिया, मान लो आपने 100 रुपए का, उसको आप रिटर्न कर रहे हो, मान लेता हूं 150 रुपए, तो एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न किया। एक्स्ट्रा पैसा रिटर्न किया तो इसी को क्या बोलूंगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मतलब आप बढ़ा करके पैसा दे रहे हो। ऐसे प्रेफरेंस शेयर होता है, लिए 100 रुपए दे दिए 140, इसको भी क्या बोलूंगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलूंगा। अच्छा, कंपनी ज्यादा पैसा क्यों देती है, क्या रीजन है? तो इसका एक ही रीजन है, इससे कंपनी की मार्केट के अंदर गुडविल बढ़ती है। आपने किसी के डिबेंचर्स हैं, दिए आपने 100 रुपए, दिए थे 100 रुपए और उसने वापस दिए 150 रुपए। आप हंसते हंसते कहोगे यार वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके डिबेंचर हमें ले लेने चाहिए क्योंकि उसने 100 रुपए लिए थे और 150 रुपए वापस किए हैं, तो इसलिए ये किया जाता है। तो अब कंपनी का क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो ऐसी कंडीशन में कंपनी कहां से कवर अप करेगी? जो प्रीमियम है उससे कवर अप करेगी, तो प्रीमियम से ये कवर अप करेगी। ठीक है, तो फॉर राइटिंग यही था, मतलब मैंने आपको बता दिया
जो प्रीमियम होगा इसको वो कर लेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा अपना नेक्स्ट जो होगा इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर, जो मतलब कंपनी के खुद के शेयर होते हैं जिसको बायबैक ऑफ शेयर कहते हैं, उसको परचेज करने के लिए भी ये यूज कर सकती है। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बता रखे हैं, एक बार उनको बता दूं मैं अच्छे से। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, फिर इसके साथ अपना ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा। चलो आगे जो था उसको देख लेते हैं। जो सबसे पहला पेज था उसकी बात कर लेता हूं मैं। अब जो पहला पेज था वो अपना ये था, इसको जरा ध्यान से सुनना। देखो इसको मैं दोबारा बताना चाहूंगा, इसके लिए मैं इसके थ्रू बताऊंगा, ये ज्यादा अच्छा था इसलिए मैं इसको यहां लेके आया हूं। देखो अभी हमने बात की थी ऑथोराइज कैपिटल की बात की थी। ऑथोराइज कैपिटल क्या है, जो कंपनी लोगों से उठा सकती है, सबसे बड़ा ऑथोराइज कैपिटल होता है, उसके ही सारे फिर पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है अपना शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल का। इश्यूड के बाद किसका पार्ट बनता है, इश्यूड के बाद क्या बनता है, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब के बाद क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल, और कॉल्ड अप के बाद क्या होता है, पेड अप कैपिटल। ये सीक्वेंस भाई जरूरी है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कोई भी सीक्वेंस दे देगा और वो पूछ लेगा कि बताओ ये किसका पार्ट है। जैसे आपसे पूछ, पहले तो ये ध्यान रखना सारे के सारे ऑथोराइज के पार्ट होते हैं, ऑथोराइज कैपिटल के पार्ट होते हैं। इश्यूड, अच्छा आपसे पूछा जाए कि पेड अप शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, तो भाई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का पार्ट है। और किसका पार्ट है, सब्सक्राइब का पार्ट है, किसका है, इश्यूड का पार्ट है। ये एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं लेके आया था। और मेरे पास अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरा ध्यान से सुनना। रिजर्व कैपिटल मैं बता चुका हूं, ठीक है, रिजर्व कैपिटल मैं बता चुका हूं, इसको जरा ध्यान से सुनना। और ये चीज मैंने बता दी थी, क्या बताए थे, एक बार और बता दो, इंपॉर्टेंट था उस टाइम, शायद ज्यादा वो नहीं किया था मैंने। क्या था, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी क्या करती है, वाइंडिंग के टाइम पे इसको कॉल करती है। और दूसरा जो रिजर्व कैपिटल होता है ये केवल किसके लिए अवेलेबल होता है, क्रेडिटर के लिए होता है, ये ध्यान रखना होता है। और इससे आप जो कैपिटल लॉसेस होते हैं वो यूज नहीं कर सकते, केवल क्रेडिटर के लिए होता है, तो इसका आगे कोई मतलब ही नहीं था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो जरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं, सारे वो पॉइंट हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, बस थोड़ी देर और लगेगी, बने रहना ऐसे ही। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन होता है वो भाई क्या होता है, ये दो लोगों ने बता रखा है, एक तो कंपनीज एक्ट ने भी बता रखा है और सेबी ने भी बता रखा है, दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। देखो जनाब क्या लिखा है, सेबी, सेबी का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया has prescribed that a listed company must receive minimum subscription of 90% of the share issued for subscription within 120 days, और 120 days को क्या बोलेंगे, 4 month from the date of issue of prospectus। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने सपोज करो 1000 शेयर इश्यू किए थे, 1000 शेयर इश्यू किए थे और कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए। मान लो जो पब्लिक ने ऑफर आया मेरे पास सब्सक्रिप्शन का, मान लेता हूं वो कितना आया, सपोज करते हैं मान लेता हूं 7000 का आया, तो क्या कंपनी शेयर को इश्यू कर सकती है, तो आंसर इज नो, वो इश्यू ही नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज की परमिशन नहीं देती, वो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई जितना शेयर चाहिए था उतना कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर है या पब्लिक है उसने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया है, तो इसका मतलब आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। ये 700 रुपए था, सॉरी भाई ये 700 कहना चाह रहा था मैं, ये 700 रुपए था। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को मना कर देती कि आप शेयर को इश्यू नहीं कर सकते। तो मतलब कितना परसेंट इसका आना चाहिए, मिनिमम 90%। मतलब इसको अगर 900 शेयर 900 मिल जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देगा, ये इश्यू कर देगा। और मान लो अगर इसको 900 नहीं मिल पाए, 700 ही मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो आपने तो लोगों का पैसा रख रखा है, पैसा रोक रखा है, तो इसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा। देखो जरा आगे मैंने लिखा है, अब आप समझ जाओगे क्या लिखा है। therefore if application money of 90% share is not received, company cannot allow the share and the
एप्लीकेशन मनी हैज टू बी रिफंडेड विद इन 8 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में मिलेगा, इससे ध्यान रखना। इनको अगर सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं मिला 90%, तो 8 दिन के अंदर अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर इन्होंने 8 दिन के अंदर पैसा वापस कर दिया तब तो ठीक है, और 8 दिन के बाद पैसा अगर रिटर्न करा या रिटर्न किया तो इनको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो भी लिया होगा। जैसे एप्लीकेशन पे मान लेता हूं इनने 20 रुपए लिया था, 20 रुपए लिया था एप्लीकेशन पे, 700 शेयर ही मिले थे, तो इनके अगर मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 14,000। मतलब इनको 14,000 पे क्या करना पड़ेगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल लिया है, कंपनी के तो करोड़ों में होते हैं भाई, तो इनको 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, एक तो निकला 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दूसरा कितने दिन में उसको मिलना चाहिए, ये जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए वो 120 डेज में मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट, 8 दिन के अंदर अंदर अगर पूरा नहीं हो पाया तो उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर 8 दिन के अंदर इंटरेस्ट मतलब आप ये वापस नहीं दे पाए तो आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, 15% रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो जरा, दूसरा है एप्लीकेशन मनी। ये एप्लीकेशन मनी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा बता दूं, मैंने ये चीज वहां नहीं बताई थी, इसके लिए दोबारा लिखा है। एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम एप्लीकेशन मनी शुड बी 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो तो कहता है भाई जो एप्लीकेशन मनी है वो 5% होनी चाहिए, ओके। लेकिन सेबी जो कहता है वो कहता है एप्लीकेशन मनी जो होनी चाहिए वो 25% होनी चाहिए। अब देखो हम तो फंस गए मतलब अगर इनके अकॉर्डिंग कहेगा तो भाई आंसर मुझे यही देना होगा, कंपनीज के अकॉर्डिंग कम है, कंपनीज के अकॉर्डिंग कम है, ऐसे याद रख लेना 25%, और सेबी के अकॉर्डिंग ज्यादा है, कितना 25%। लेकिन ऐसा हो सकता है, सपोज करो क्वेश्चन मेरे पास आ गया लिख के और उसमें कुछ नहीं लिखा है, ना कंपनीज एक्ट लिखा ना उन्होंने सेबी के बारे में लिखा, तो ऐसी कंडीशन में आप कौन सा आंसर चुनोगे। तो अगर मान लो ना सेबी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है ना कंपनी एक्ट के बारे में कुछ कहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा जो आंसर चुनोगे वो 25% चुनोगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। बस इस पॉइंट का ये मतलब है कि अगर ना तो आपको कंपनी एक्ट के बारे में बता रहा है ना क्वेश्चन ने ये लिख के दिया है, और वहां पर अगर 25% का ऑप्शन है तो आपको 25% चुनना होगा। दूसरी बात, उसने मतलब दोनों रेट दे दिए, 5 भी दे दिया 25 भी दे दिया, और कुछ भी नहीं कह रहा है कि किसके अकॉर्डिंग, तो हमेशा 25% चुनोगे, बार बार ही मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर एक्ट बोल दिया तो भाई उसके अकॉर्डिंग चुनना है। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा देखो, दूसरा है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं मैंने, ये देखो बता चुका हूं, लेकिन एक बार बता देता हूं, सारी चीजें तो वैसे मैंने बताई थी। देखो जो गैप होना चाहिए, देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ गैप बिटवीन द इंस्टॉलमेंट जो होंगे उनके बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, अमाउंट ऑन 1 कॉल शुड नॉट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14 डेज का नोटिस पीरियड रहना चाहिए। दूसरी बात ये बता चुका हूं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर नो लिमिट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा देखो जो कि ये भी बता चुका हूं, होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल हैव ए राइट टू वोट इफ द डिविडेंड रिमेन्स इन एरियर्स फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years। मतलब अगर 2 साल से यार आपने पढ़ लिया होगा, बता चुका हूं, ज्यादा टाइम खराब करने की बात नहीं है, ये देखो जरा समझ आ गया होगा। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नहीं बताया, इसको बता दूं। जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का शेयर था, अब 100 रुपए के शेयर में मान लेता हूं एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन मान लेता हूं भाई 20 रुपीज की थी, अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट मान लेता हूं 30 रुपीज का था, ये मान लेता हूं भाई सपोज करो कितना 10 रुपए मान लेता हूं, तो टोटल कितने होगा, ये कितना हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में आप डिविडेंड किस पे दोगे, मान लो मुझे ये रिसीव हो गया, मुझे ये रिसीव हुआ, ठीक है, और मान लेता हूं मुझे ये भी रिसीव हुआ,
तो क्वेश्चन ये उठता है डिविडेंड किस पे दोगे, तो वैसे तो शेयर की जो फेस वैल्यू होगी वो हमारी 100 होगी, तो बच्चों को अगर ना पता होगा तो वो सीधे सीधे बोलेगा इस पे डिविडेंड दिया जाएगा, लेकिन नहीं, डिविडेंड केवल पेड अप अकाउंट पे दिया जाता है। उसने शेयर होल्डर ने क्या पे कर दिया, 20 रुपए, 10 रुपए और ये वाले, मतलब टोटल मिला के कितने कर दिया उसने, 60 रुपए, तो 60 रुपए पे मैं डिविडेंड दूंगा, जो नहीं दिया उस पे डिविडेंड नहीं दूंगा। बात समझ आ गई, इसका ये मतलब था, अच्छा था, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन पेड अप कैपिटल, सारे पे नहीं दिया जाता। दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ सकता है, देखो क्या है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो गया, ये सारे के सारे जो अकाउंट होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। काम का था, बता दिया, दोबारा बता रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हो गया, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट हो गया, ये जितने भी अकाउंट होंगे सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद में देखो जरा क्या है, ये मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता दिया कि मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो 20 साल के अंदर अंदर आपको क्या करने होते हैं, रिडीम करने होते हैं। ये पॉइंट अपना हो गया था। दूसरा क्या है, ये देखो जरा, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP, ये कुछ नहीं होता है, ये भाई क्या होता है, हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसमें मान लो हमारा शेयर है, दूसरे लोगों के लिए है, मान लेते हैं 150 रुपए के लिए, 150 रुपए का, तो हम अपने एम्प्लॉय के साथ क्या करते हैं, भाई हमारा शेयर है तो 100 में ले ले, मतलब मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे हम अपने क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को शेयर दे देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ESOP, जिसको हम पूरी फुल फॉर्म इसकी होती है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। देखो क्या है, अ कंपनी में ऑफर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज टू सब्सक्राइब शेयर ऑफ द कंपनी एट लोअर देन इट्स मार्केट वैल्यू, यही मैंने बताया था। और इसी को क्या बोलते हैं, ESOP बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। दूसरा क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर, ये क्या होता है, शेयर इश्यूड टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग, ये देखो ये इन्वर्टिस कॉमा में लगा रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लो, शेयर इश्यूड टू द एम्प्लॉइज और डायरेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और allowing the company to use them or for their other services, मतलब जो आपके एम्प्लॉइज होंगे, डायरेक्टर होंगे, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बदले जो शेयर्स मिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्वेट इक्विटी शेयर। मतलब ये जो बोला जाता है एक तरीके से मैं कह सकता हूं खून पसीने की कमाई है, उनने अच्छे से काम किया है, उनको फिर आप ये देते हो। ठीक है, इसका वर्ड ये है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और दूसरी बात क्या है, ये क्योंकि खून पसीने की कमाई है तो ये उनको क्या दिया जाता है, डिस्काउंट पे दे दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन पे कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती, लेकिन स्वेट इक्विटी को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो जरा, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस देख लो जरा, आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल्स इन एडवांस जो होता है, मैंने एडवांस में कॉल्स मंगा ली, सपोज करो अलॉटमेंट पे ही मैंने फर्स्ट कॉल का पैसा भी मंगा लिया, सेकंड कॉल का पैसा भी मंगा लिया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में तो भाई मेरी लायबिलिटी जनरेट हो गई ना। तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो कंपनी के लिए क्या होता है, लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, ये ध्यान रखना। और कॉल्स इन एडवांस पे आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट दोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस हो जाएगा तो इसको कहां डालोगे, वैसे नॉर्मल कंडीशन में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन कंपनी के केस में इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसमें डाला जाता है और लास्ट में डालते हैं, ये तो पता ही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखो क्या, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड बी क्रेडिट टू कैपिटल कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इट इज टू बी नोटेड दैट नो डिविडेंड पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये चीज मैं बता चुका हूं कि भाई जो कॉल्स इन एडवांस जो आपने लिया है उस पर डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। डिविडेंड जो पे किया जाता है वो केवल और केवल पेड अप कैपिटल पे किया जाता है, बाकी पे नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन अब ये भी उठता है, जब आपने इसको एडवांस में ले लिया तो क्या इनको वोटिंग राइट मिलेगा, तो भाई इनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना, इनको वोटिंग राइट भी नहीं मिलता। तो देखो मैंने ये लिख भी दिया, देखो नो वोटिंग राइट, जैसे कॉल्स इन एडवांस पर डिविडेंड नहीं मिलता, वैसे ही इस
एडवांस अमाउंट पर शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलता। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, जो कॉल्ड अप कैपिटल होता है उसी को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये चीज मैं बता चुका हूं, इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल्सन एरियर का भी मैं बता चुका हूं, एक बार आराम से आप देख लेना। ये कॉल्सन एरियर का देख लो, 10% चार्ज का बता दिया, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन, अब ये जरा ध्यान से सुनना, जब कॉल्सन एरियर है तो कॉल्सन एरियर पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो जब इंटरेस्ट मिलेगा ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी, और इनकम होगी तो फिर कहां चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी एप्रोप्रिएशन नहीं भाई, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चला जाएगा। और इनकम है तो किस साइड जाएगा आपको पता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, मेंबर्स लायबिलिटी, वैसे समझा चुका हूं, एक बार और देख लो। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, इसलिए लेके आया था। एमसीक्यू यहां से बनेगा, किस पे लायबिलिटी बनती है, केवल अनपेड अमाउंट पे। जैसे कि मैंने देखो एग्जांपल लिया है, मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है और 7 दे दिए तो लायबिलिटी सिर्फ कितने की बनेगी, 3 रुपए की बनेगी। बात सही है। दूसरा देखो, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाई देम, यहां तक पढ़ना है। इसका मतलब दूसरा देखो क्या है, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड पोर्शन ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ये, मतलब तीनों का मतलब एक ही था, तीनों से एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए तीनों पॉइंट लेके आया था। शायद मैंने ये बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा वो नहीं बता रहा, आप देख लेना। अच्छा, समरी पॉइंट क्या हुआ, समरी पॉइंट ये हुआ, अगर शेयर फुल्ली पेड अप है, मतलब किसी इंसान ने 100 रुपए थे और 100 रुपए पूरे दे दिए, तो अब ऐसी कंडीशन में उसकी लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, 0 है। बात समझ आई, इसी को क्या बोला था, लिमिटेड लायबिलिटी बोला था। वेरी गुड। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर मतलब ये बताई दिया है, इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इश्यूड फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जैसे मान लो ऐसी बात है, तुम्हें डिविडेंड देना है, डिविडेंड देना था, इस बार कोई प्रॉफिट वगैरह हुआ नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते इक्विटी शेयर इश्यू करें और आपके पास पैसा आ गया उससे डिविडेंड बांटो ना, ऐसा नहीं कर सकते, ये मतलब था इसका। दूसरा क्या है, बस ये मैंने पूरा बता दिया, हाँ ये सारा मैंने बता दिया, और मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में अपना जितना भी थ्योरी के पॉइंट थे वो सारे अपने कवरअप हो गए, इससे अब अपने एमसीक्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखना जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा इन पॉइंट से कितने एमसीक्यू बनेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू बनने वाले हैं। अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बचे हुए हैं अगर आपको याद हो तो, वो बचे हुए हैं, शेयर फॉर फ्यूचर की कहानी बची हुई है, कैपिटल रिजर्व में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे वो बचा हुआ है, इनकी सारी चीजें बची हुई हैं। अगली क्लास में मैं यही कराऊंगा, मतलब एमसीक्यू भी कराऊंगा और ये टॉपिक भी बताऊंगा। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स हैं कैपिटल रिजर्व निकालने की, और उसके बाद में फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, इनको मैं बताऊंगा। तो बस मेरे साथ बने रहें ऐसे ही। और अगर आपका इस पे अच्छा सा रिस्पॉन्स आया, देखो वैसे मैंने 4-5 वीडियो बनाई, उस पर आपसे बोला नहीं, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं यार, आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको मेरी वीडियो को शेयर कर देना, ताकि मेरे भी थोड़ी ग्रोथ हो जाए। तो थोड़ा ये जगह देखना, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा कर रहा हूं तो आपको भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देनी चाहिए, इसीलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टाटा, नमस्कार। ठीक है, बाय।